नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हाल ही में एक उत्तराखंड के देहरादून में एक रैली यहां पर होती है मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर। यहां पर हम भू कानून को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे, एक छोटी सी केस स्टडी पर बात करेंगे खासकर देहरादून को लेकर। और यहां पर हमारे साथ अनूप नौटियाल जी मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस पर बातचीत करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने एक केस स्टडी यहाँ पे देहरादून की एक बनाई हुई है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये क्या है और ये भू कानून से कैसे रिलेट करती है। सरिता जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो केस स्टडी देहरादून की, देखिए, जब हम भू कानून की बात कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल तरीके से हम बातचीत करेंगे। तो एक हमारा शहरी इलाका है और एक हमारा ग्रामीण इलाका है, और हम कंपेयर हिमाचल प्रदेश से भी करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी भू कानून की बात होती है तो हमेशा हिमाचल का जिक्र किया जाता है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून होना चाहिए। तो इसी बात को जब हम आगे देखें तो, और बड़े सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ हमारे राज्य के हैं वहाँ पर कुछ न कुछ प्रतिबंध हैं। कोई भू कानून वहाँ पर किसी तरीके से लागू था या लागू है, हम ये कह सकते हैं, जबकि शहरी इलाके में पूर्णतः छूट है। तो ये जो केस स्टडी है और शुरू से छूट रही है शहरी इलाके में, ये 2018 का हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि 2018 में पिछली बारी उत्तराखंड राज्य में निकाय के चुनाव हुए थे, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं। तो जैसे आप ये एक बड़ी टॉप लाइन देख सकती हैं कि 1,75,000 बीघा जो है देहरादून शहर का, वो किस तरीके से भू कानून की इन जो उसकी सीमाएं थी उससे बाहर कैसे आए, ये उसकी केस स्टडी है। और इसको बड़े सिंपल तरीके से हम बात करेंगे कि पहले देहरादून शहर में 60 वार्ड हुआ करते थे, जो कि 65 स्क्वायर किलोमीटर जिनका एरिया था। उसके बाद में क्या हुआ, 2018 में जब तमाम चीज़ें हुई तो 72 जो गांव थे, उन गांवों को, जो देहरादून शहर से सटे हुए गांव थे, उन गांवों को शहर की सीमा में जोड़ दिया गया। और देहरादून का जो एरिया था वो 65 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर के 195 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। यानी जो एरिया था देहरादून शहर का 130 स्क्वायर किलोमीटर, वो अब शहरी क्षेत्र में आ गया। जैसे हमने कहा 72 जो गांव थे वो शहरी क्षेत्र में आ गए, और उनमें जो भू कानून के प्रतिबंध थे वो खत्म हो गए। तो इस तरीके से हमारी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन हम श्रोताओं के लिए एक सरल तरीके से बोलें तो लगभग 1,75,000 बीघा, बहुत ज़्यादा होता है। आप तो जानती हैं कि आज की तारीख में लोग 100-100 गज 200 गज में मकान बनाते हैं। अब इतने लोग जो पलायन करके भी आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो ज़मीन थी जो इन 72 गाँवों की, जहाँ पर पहले भू कानून के कानून के जो प्रतिबंध थे वो सब के सब एक झटके में समाप्त हो गए। तो ये तो सिर्फ उत्तराखंड के एक बड़े शहर की, सबसे बड़े शहर की दास्तां है, लेकिन यही जो कहानी है वो उत्तराखंड के जो अन्य शहर हैं, जो बड़े प्रमुख शहर हैं, उदाहरण के तौर पर चाहे वो हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, हम इन शहरों की बात करें तो इन शहरों में भी इस किस्म के बदलाव हुए, क्योंकि उस 2018 में सरकार ने उत्तराखंड के समस्त बड़े शहरों का जो उनकी सीमा थी वो उसके साइज़ को बढ़ाया था। तो ये भी एक पहलू है जो कि हमें लगता है कि आज जब पूरे राज्य में भू कानून को लेके एक इतना बड़ा विमर्श, कल जो 24 तारीख की जिसका रैली का आपने जिक्र किया, उसके बाद में जब ये पूरा विमर्श राज्य के सामने खड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों को भी देखने की, समझने की आवश्यकता है। तो मतलब यहाँ पे 2018 में ही 60 वॉट से ये 100 वॉट्स यहाँ पे हो जाते हैं। और जो आपने बताया कि यहाँ पे 130 ये स्क्वायर किलोमीटर ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे लैंड हो जाती है। तो ये देहरादून के अंदर आपने बताया कि 72 गांव को समावेश यहाँ पे कर लिया जाता है जब ये निकाय के चुनाव होने थे 2018 की आपने बात कही है। तो यहाँ पे जैसा कि हम भू कानून की बात भी कर रहे हैं तो इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि ये बाकी और जो शहर यहाँ पर है, नगर निगम भी यहाँ पर है, तो इसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे भी हुई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उदाहरण के तौर पर हरिद्वार में अब 60 वार्ड हैं, रुड़की में तो सभी शहरों का जो आकार था, जो शहरों का साइज़ था, वो सभी जगह शहरों का साइज़ बढ़ा। सभी शहरों में जो गांव उनसे सटे हुए थे उन गांवों को शहरी हिस्से में शामिल किया गया। जिन गांवों में पहले जो भू कानून की, जो हम जिन प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, वो स्वतः ही जो है समाप्त हो गए। तो इस तरीके से जो हमने देहरादून की एक केस स्टडी ली, एक भारी भरकम आंकड़ा 2.25 लाख बीघा, 1,75,000 बीघा, दर्शकों के साथ में साझा करना चाहेंगे कि एक बीघा में 900 गज होते हैं। जैसा हम बार बार आप और हम बात भी कर रहे हैं कि आजकल बड़ी आम बात है कि 100-150 गज में भी लोग मकान बनाते हैं। यानी हम एक बीघे की अगर बात करें, एक काल्पनिक तौर पर बात करें, तो हम 6 या 7 परिवारों की बात कर रहे हैं जो 100, 125, 150 गज का मकान बनाते हैं।
तो ये जो बड़ी तस्वीर इसमें उभर करके आती है, क्योंकि ये भी तो खैर एक वास्तविकता निश्चित तौर पर है कि पूरे देश में और उत्तराखंड राज्य में लोग जो हैं शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरीकरण समय की मांग है, लेकिन इसमें भी हिमाचल प्रदेश से सीख लेते हुए, उदाहरण के तौर पर अगर आज आप शिमला जाएं या सोलन चली जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर के जितनी भी ज़मीन चाहें आप खरीद सकती हैं। तो वहाँ के भी कानून हैं, वहाँ के भी अलग अलग किस्म के प्रतिबंध हैं। तो उसी किस्म की जो व्यवस्था, जो हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है, चाहे उनके ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे उनके शहरी क्षेत्रों में, उसी तर्ज पर, या हम तो कहेंगे उससे भी बेहतर, क्योंकि कमी पेशी सभी जगह रहती है। अब चूँकि सरकार ने राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, पहले भी एक पहले समिति, अब कोई कमेटी बन गई है, या पहले कमेटी थी अब समिति बन गई है, तो ये तमाम समितियाँ कमेटियाँ जो बन रही हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश के अनुभवों से भी सीख लेते हुए ये ज़रूरी है कि उत्तराखंड में एक मजबूत जो कानून है वो कानून भी आए और उसको अमली जामा भी जो है पहनाया जाए। तो जो देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब 2018 में स्थानीय निकाय चुनाव होने थे तो कैसे ये जो देहरादून एरिया था, तो उसी के केस स्टडी पर अनूप जी यहाँ पर समझा रहे थे आपको कि किस तरह से जो वार्ड हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो वहाँ पर गांव होते हैं यहाँ पे 72, तो उसको देहरादून के अंदर ही समावेश उसका कर लिया जाता है परिसीमन के दौरान। तो अब यहाँ पर ये बात भी पूछना चाहूँगी, ये जो 72 गाँव हैं, तो जैसा आपने कहा कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं तो वहाँ पे कुछ भू कानून से जुड़े जो कानून होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जब वो शहर में आ जाते हैं तो उसके अलग होते हैं। तो जो ग्रामीण के यहाँ पे नियम है वो क्या है भू कानून को लेकर, और जब वो शहर में आ जाते हैं, 72 गाँव का समावेश इसमें हो गया है देहरादून में, तो क्या चेंजेस हो जाते हैं, और इसको हम जो भू कानून से जोड़कर बात कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब कोई अगर खरीदना चाहता है गांव में वही ज़मीन, और लेकिन वही ज़मीन जब शहर में एंटर हो गई है, मान लीजिए ये देहरादून में आ गए हैं गांव, तो कोई वहाँ खरीदना चाहता है तो उसके लिए फिर क्या रूल चेंज हो गए हैं। सरिता जी देखिए, इसको अगर हम उत्तराखंड के 23 साल के इतिहास में भी देखें तो जब एनडी तिवारी सरकार थी तो उस समय एक कानून था, एक रूल था कि भाई अगर आप जो कृषक, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद जब खंडूड़ी जी की सरकार आई तो ये इसको और मजबूत बनाया गया और 500 स्क्वायर मीटर से इसको 250 स्क्वायर मीटर कर दिया गया, तो ताकि और एक किस्म से सख्ती जो थी वो और बढ़ा दी गई। उसके बाद में 6 अक्टूबर 2018 को, और ये उत्तराखंड के इतिहास में विशेष तौर से जब हम ज़मीनों की बात करते हैं बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने धाराओं को बदल करके एक तरीके से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। जो ग्रामीण क्षेत्र की बात थी कि भाई कोई भी आकर के कितनी भी जो ज़मीन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ले सकता है, और आज जो पूरा भू कानून का उबाल पूरे राज्य में है वो कहीं ना कहीं उसकी जो मियाद है, जो बुनियाद है, वो बहुत हद तक उस 6 अक्टूबर 2018 को जाती है। तो सरकार का खैर उस समय पक्ष या तर्क ये था कि भाई हम निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं और उद्योगपति आएँ। तो ये जो पूरी जो हमने बात करी, जो पूरी कवायद की बात करी, ये ग्रामीण क्षेत्रों की करी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुछ इस किस्म के प्रतिबंध थे, भले ही वो मजबूत हुए, शिथिल हुए समय के साथ में, लेकिन कुछ ना कुछ थे। अब इसकी तुलना जब हम शहरी इलाकों से करते हैं तो बड़े सरल तरीके से अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों में इस किस्म का कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो 72 गांव जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि देहरादून की, आप हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि अगर देहरादून एक गोला है तो उस गोले से सटे हुए 72 गांव हैं, चारों तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चारों तरफ सटे हुए गांव हैं। और ये गांव हैं तो हम जैसा पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध थे, तो जब वो शहरी बाउंड्री का हिस्सा बन जाते हैं तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि उनमें से वो प्रतिबंध वहाँ से हट जाते हैं और ज़मीन की खरीद फरोख्त कहीं आसान हो जाती है और ज़्यादा सरल हो जाती है। उसमें जो जटिलता है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा किसी किस्म का कोई बड़ी कोई बंदिश वहाँ पर नहीं है। तो इसने भी निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड में ज़मीनों की, जब हम बंदरबाट की बात करते हैं, ज़मीनों की बिक्री की बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, तो इसने भी बल दिया है। और इसमें जैसा देखिए बहुत सारे पहलू हैं अलग अलग, क्योंकि निश्चित तौर पर शहरीकरण एक बड़ा पहलू है।
उत्तराखंड राज्य भी देश के अन्य राज्यों की तरह एक विकसित राज्य है, शहरीकरण समय की मांग है, लेकिन हमारा कम से कम सरकार को सुझाव रहेगा कि ठीक है, शहरीकरण की तरफ तो हमें दिशा में बढ़ना है, लेकिन उसी के साथ में ज़मीनों को कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। एक बार पुनः, जैसा आप और हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर जो समितियाँ हैं, कमेटियाँ हैं, जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं सरकार की तरफ से, उन्हें हिमाचल प्रदेश की बार बार बात होती है, वहाँ पर किस किस्म के कानून हैं, वहाँ पर शहरी क्षेत्र में, भाई शिमला भी कितना बड़ा एक पर्वतीय शहर है, सोलन है, तमाम वहाँ के शहर हैं, तो वहाँ पर जो किस किस्म के प्रतिबंध हैं और उन प्रतिबंधों में उनमें अगर जो कमियां हैं, उन कमियों को उत्तराखंड में कैसे पाटा जा सकता है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि 2024 में ये उत्तराखंड सरकार के लिए, और न सिर्फ सरकार के लिए बट उत्तराखंड के लोगों के लिए, ये भू कानून, इससे भू कानून से जुड़े हुए तमाम जो ये पहलू हैं, जो पेचीदगियों से भरे हुए हैं, ये सरकार की निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो एक मजबूत भू कानून उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए सामने लेकर के आए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए अनूप जी।